इस वीडियो में जानेंगे अन्वेषण, जांच और विचारण में अंतर, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में अंतर, इन्हें आदेश कौन देता है और किसके द्वारा ये किए जाते हैं। और साथ में जानेंगे जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध के बारे में। इसके अलावा संघीय अपराध और असंघीय अपराध के बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे। इससे पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सीआरपीसी सेक्शन 2 के अनुसार अन्वेषण, जांच और विचारण में अंतर, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में अंतर। देखिए, आपने अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जी शब्द हैं जो आपने कई बार सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं अन्वेषण, जांच और विचारण में अंतर। सबसे पहले बात करेंगे अन्वेषण के बारे में। देखिए, अन्वेषण का कार्य जो है वो पुलिस द्वारा किया जाता है या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संपादित किया जाता है, परंतु अन्वेषण का कार्य जो है मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जाता है। देखिए, अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है? अन्वेषण का उद्देश्य होता है जो भी अपराध हुआ है उसकी प्रकृति की जांच करना और विचारण के प्रयोजन से साक्ष्यों को संग्रह करना। ध्यान रहे, पुलिस का जो करती है कार्य वो करती है अन्वेषण, और अन्वेषण के दौरान पुलिस क्या करेगी? अपराध की प्रकृति की जांच करेगी और जो भी साक्ष्य हैं उन्हें इकट्ठा करेगी। अब बात करें वहीं जांच की, तो देखिए जांच का कार्य जो होता है वो किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा संपादित किया जाता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी यानी कि अन्वेषण और जांच को कई लोग एक ही मानते हैं, लेकिन सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में इन दोनों ही कार्रवाइयों को अलग अलग रूप से माना जाता है। देखिए, जांच की कार्रवाई, जैसा कि मैंने बताया, जांच की कार्रवाई जो होती है वो मजिस्ट्रेट और न्यायालय द्वारा संचालित की जाती है, और अन्वेषण की जो कार्रवाई होती है वो पुलिस अधिकारी द्वारा यानी कि पुलिस द्वारा साक्ष्य इकट्ठे करने के लिए की जाती है। देखिए, जो जांच जो है वो विचारण करने के प्रयोजन से की जाती है, यानी कि सबसे पहले पुलिस साक्ष्य इकट्ठा करेगी, यानी कि सबसे पहले अन्वेषण होगा, फिर न्यायालय द्वारा जो भी मजिस्ट्रेट है या न्यायालय है उसके द्वारा जांच की जाएगी, फिर न्यायालय उस पर विचारण करेगा। तो आप समझ गए होंगे। और सबसे सरल शब्दों में आपको बता दूं कि आपने संज्ञान शब्द अक्सर सुना होगा कि न्यायालय द्वारा इस मामले को संज्ञान में लिया गया या इस मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले को संज्ञान में लिया गया। देखिए, यदि मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त के विरुद्ध पेश की गई पुलिस रिपोर्ट पर विचार कर लेता है तो यह समझा जाएगा कि इस मामले का संज्ञान कर लिया गया है, अर्थात जांच प्रारंभ हो गई है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि अन्वेषण और जांच में क्या अंतर होता है। अब बात करेंगे विचारण के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विचारण जो है वह न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अपराध के अभियुक्त को, जो भी अभियुक्त व्यक्ति है उसके दोषी है वो या वो निर्दोष है, इसका जो विनिश्चय किया जाता है वो विचारण के दौरान ही किया जाता है। मैं आपको सरल शब्दों में बता दूं कि देखिए, जब आप जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो चोरी या डकैती का जिस पर आरोप है, तो न्यायालय जब विचार करेगा यानी कि सोच विचार करेगा भाई, तभी तो वो अपने जजमेंट पर पहुंच पाएगा, तभी तो वो देख पाएगा कि वास्तव में वो अभियुक्त है वो दोषी है या निर्दोष है। और सबसे मुख्य बात इसमें ये है कि जो विचारण जो है, विचारण का कार्य जो है वो किसी मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा किया जाता है, यानी कि विचारण में है, विचारण में न्यायालय दोषी और निर्दोष का कार्य कर। अगर बात करें और इस सरल भाषा और स्पष्ट शब्दों में, तो सबसे पहले अन्वेषण होता है, फिर जांच, फिर विचारण। देखिए, अन्वेषण में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि अन्वेषण जो होता है वो पुलिस द्वारा किया जाता है। पुलिस द्वारा क्या किया जाता है कि अपराध स्थल का, जो भी घटना स्थल का है उसका जायजा किया जाएगा, मामले के तथ्य तथा परिस्थितियों का सुनिश्चय किया जाना और संदेहप्रद अपराधी, जिस पर संदेह है, उस अपराधी की खोज करना और उसकी गिरफ्तारी करना, और जो भी सामान है, जो भी ऐसे सामान है जो अपराध के समय यूज किए गए, मान लीजिए जो भी साक्ष्य हैं उनकी जब्ती करना। और जब ये सारे अन्वेषण पूरा कर लेती है, जब पुलिस अपनी अन्वेषण की कार्रवाई यानी कि इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर लेती है, तो उसके बाद जो भी उसकी रिपोर्ट होती है वो न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है, और न्यायालय जब इस रिपोर्ट को अपने संज्ञान में ले लेता है तो ऐसा समझा जाता है कि न्यायालय ने उस पर जांच शुरू कर दी गई है। और नेक्स्ट जो स्टेप होता है, अगला जो स्टेप होता है, उसमें क्या होता है, न्यायालय द्वारा जब उस पर विचार किया जाता है और न्यायालय जब उस पर दोषी कौन है तथा निर्दोष कौन है उसका जब न्याय निर्णय करता है तो उसे समझा जाता है विचारण करना। तो चलिए अब बात करेंगे अगले टॉपिक पर, संघीय अपराध और असंघीय अपराध के बारे में, कॉन्ग्जेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉन्ग्जेबल ऑफेंस में अंतर और ये कौन प्रकार के अपराध होते हैं। देखिए, अपराध को दो कैटेगरी में रखा गया है। संघीय अपराध
ऐसे अपराध जो गंभीर अपराध होते हैं उन्हें हम संज्ञेय अपराध कहते हैं, उन्हें संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे अपराध जो कम गंभीर अपराध हैं, जैसे मान लीजिए थप्पड़ मारना या मान लीजिए किसी को गाली गलौज करना, तो ऐसे जो अपराध हैं उन्हें कम गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है, उन्हें कहते हैं असंज्ञेय अपराध। यानी कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध जो हैं वो कौन सा अपराध गंभीर किस्म का अपराध है और कौन सा अपराध कम गंभीर किस्म का अपराध है, ये दर्शाते हैं। दूसरे तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए, अगर किसी अपराध, जैसे मान लीजिए भारतीय दंड संहिता के अनुसार अगर मान लीजिए कोई भी अपराध ऐसा है जिसमें 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक वर्ष का कारावासनी दंड है, तो वहाँ पर वो अपराध जो होते हैं वो गंभीर अपराध माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी की हत्या करने की कोशिश, या मान लीजिए डकैती, या मान लीजिए आपने कोई ऐसा अपराध किया है जो भारतीय दंड संहिता के अधीन जिस अपराध को करने पर 3 साल या 3 साल से अधिक कारावास का दंड है, तो ऐसे अपराध करने पर यह माना जाएगा कि आपने गंभीर अपराध यानी कि संज्ञेय अपराध किया है। यदि मान लीजिए वहीं आप कोई ऐसा अपराध कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी को थप्पड़ मारते हैं या मान लीजिए किसी को गाली गलौज करते हैं, यानी कि आप ऐसा अपराध करते हैं जो भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग जिसमें 3 वर्षों से कम अवधि का कारावास के लिए दंडनीय है, जैसे मान लीजिए आप किसी को थप्पड़ मारते हैं, मान लीजिए किसी को गाली गलौज करते हैं, तो उसके भारतीय दंड प्रक्रिया की संहिता के अंदर यदि मान लीजिए उस अपराध जो आपने अपराध किया है उसमें यदि 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, तो वो जो अपराध है वो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। अब आप समझ गए होंगे संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण अंतर मैं आपको बता दूं, जो सबसे मेन जो पॉइंट जो है वो ये भी है कि देखिए, अगर मान लीजिए कहीं संज्ञेय अपराध हुआ है तो वहाँ पर संज्ञेय अपराध के लिए होती है FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसमें पुलिस जो होती है उस मामले को यानी कि जो गंभीर अपराध होते हैं पुलिस उन्हें FIR होने पर तुरंत ही संज्ञान में ले लेती है। और असंज्ञेय अपराध जो होते हैं उसमें जो पुलिस जो होती है वो मामले को तुरंत संज्ञान में नहीं लेती है। और असंज्ञेय अपराध में क्या होता है, असंज्ञेय अपराध में NCR की जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि उस व्यक्ति के नाम FIR हो गई है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गाली गलौज हो गई, 2 व्यक्तियों के बीच गाली गलौज हो गई और एक व्यक्ति ने जाके पुलिस कंप्लेन की, तो वहाँ पर देखिए कई लोग क्या कहते हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ FIR की। देखिए FIR और NCR आप ये समझ लीजिए, जो FIR जो होती है वो संज्ञेय मामलों में होती है और NCR जो होती है वो कम गंभीर अपराध में NCR की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को गाली गलौज कर दी तो आपके नाम FIR हो जाएगी, ऐसा नहीं है, आपके नाम NCR होगी। तो ये भी डिसाइड करता है कि देखिए संज्ञेय अपराधों में होती है FIR और असंज्ञेय मामलों में होती है NCR। तो आप समझ गए होंगे संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर होता है। यदि आपको इसी प्रकार की और भी अधिक जानकारी चाहिए है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसी प्रकार की कई महत्वपूर्ण वीडियो की लिंक दी गई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में और भी जानकारी ले सकते हैं।